सबसे पहला सवाल, ये H1B वीजा आखिर है क्या चीज? बिल्कुल। देखिए, H1B वीज़ा आसान शब्दों में कहें तो एक अमेरिकी नॉन इमिग्रेंट वर्क वीज़ा है। नॉन इमिग्रेंट का मतलब हुआ कि ये परमानेंट रेजिडेंसी यानी ग्रीन कार्ड के लिए नहीं है अपने आप में। ये अमेरिका में एक तय मतलब टेम्पररी टाइम के लिए काम करने की इजाज़त देता है। और ये ख़ास तौर पर उन विदेशी प्रोफेशनल्स के लिए है जिनके पास स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस के लिए ज़रूरी स्किल्स या ख़ास जानकारी है। स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। इसको थोड़ा और खोलेंगी? मतलब किस तरह की जॉब्स की बात हो रही है यहाँ? हाँ, स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन का मतलब ऐसी नौकरियों से है जिनके लिए आमतौर पर एक खास तरह की थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए होती है। सरल भाषा में ऐसी जॉब्स जिनके लिए कम से कम बैचलर्स डिग्री या उसके बराबर का वर्क एक्सपीरियंस ज़रूरी माना जाता है। सबसे आम उदाहरण तो आपको पता ही है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स मतलब स्टेम फील्ड्स। पर सिर्फ यहीं तक नहीं है, फाइनेंस, हेल्थ केयर, आर्किटेक्चर, एजुकेशन, यहाँ तक कि लॉ, ऐसे कई और फील्ड्स भी इसमें आ सकते हैं। असल में आइडिया ये है कि उन जॉब्स को भरा जाए जिनके लिए खास एक्सपर्टीज चाहिए, जो शायद लोकल अमरीकी लेबर मार्केट में उतनी आसानी से ना मिले। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वीजा अमेरिकी कंपनियों को दुनिया भर से बढ़िया टैलेंट लाने में मदद करता है, खासकर उन एरिया में जहां स्किल्ड लोगों की जरूरत है और शायद वहां उतने मिल नहीं रहे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसे अमेरिकी इकोनॉमी के इनोवेशन और कॉम्पिटिटिवनेस के लिए एक ज़रूरी टूल माना जाता है। कंपनियां इसके जरिए पूरी दुनिया के टैलेंट पूल तक पहुंच पाती हैं। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये वीज़ा फंडामेंटली टेम्परेरी है, इसकी अपनी सीमाएं हैं। टेम्पररी, ठीक है। तो ये टेम्पररी कितना टेम्पररी होता है, मतलब कितने टाइम के लिए मिलता है ये वीजा? जो पहली मंजूरी मिलती है वो आमतौर पर 3 साल के लिए होती है। 3 साल? और अगर मान लीजिए 3 साल बाद भी वो एम्प्लॉय उसी कंपनी में है और कंपनी भी चाहती है कि वो रहे, तो क्या इसे बढ़ाया जा सकता है? हाँ, इसे एक बार और बढ़ाया जा सकता है, आमतौर पर और 3 साल के लिए। तो कुल मिला के एक व्यक्ति H1B स्टेटस में ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल तक अमेरिका में रह सकता है और काम कर सकता है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प और ज़रूरी बात है कि इस वीज़ा के लिए अप्लाई कौन करता है। ये जानना ज़रूरी है कि एम्प्लॉय खुद इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। सच में? अगर एम्प्लॉय नहीं कर सकता तो फिर ये प्रोसेस शुरू कैसे होता है? प्रोसेस शुरू करती है एम्प्लॉयर कंपनी, मतलब वो अमेरिकी कंपनी जो उस विदेशी कर्मचारी को नौकरी पर रखना चाहती है। कंपनी को अमेरिकी सरकार के पास, खास तौर पे डिपार्टमेंट ऑफ लेबर और USCIS, यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के पास एप्लीकेशन डालनी होती है। उन्हें ये साबित करना होता है कि जिस पोस्ट के लिए वो विदेशी कर्मचारी को रख रहे हैं वो एक स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन है, और ये भी कि वो उस कर्मचारी को प्रिवेलिंग वेज मतलब उस एरिया और उस जॉब के लिए जो आम सैलरी चल रही है वो या उससे ज़्यादा देंगे, ताकि अमेरिकी वर्कर्स के वेज स्टैंडर्ड पर बुरा असर ना पड़े। तो हाँ, ये वीज़ा स्पॉन्सर होता है। अच्छा, ये बहुत तो काफी अहम है। यानी सारी जिम्मेदारी और पहला कदम कंपनी का है। मैंने ये भी बहुत सुना है कि H1B मिलना मतलब बहुत मुश्किल है, कंपटीशन बहुत तगड़ा है। क्या ये बात सही है, और अगर हाँ तो क्यों? हाँ, ये बिल्कुल सच है। H1B वीज़ा मिलना बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकता है और कई बार तो ये किस्मत का खेल बन जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है एनुअल कोटा सिस्टम। कोटा? आप कह रही हैं कि सरकार हर साल जो नए वीजा दिए जाते हैं उनकी संख्या लिमिट कर देती है, एक तय सीमा है। बिल्कुल सही। अमेरिकी कांग्रेस ने हर फिस्कल ईयर में, जो 1 अक्टूबर से शुरू होता है, कितने नए H1B वीज़ा जारी होंगे उस पर एक कैप, एक सीमा लगा रखी है। अभी के लिए ये लिमिट रेगुलर कैटेगरी के लिए 65,000 वीज़ा है। इसके अलावा 20,000 एक्स्ट्रा वीज़ा उन लोगों के लिए हैं जिनके पास अमेरिकी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स या उससे ऊंची डिग्री है। यानी कुल 85,000 वीजा। पर अगर एप्लीकेशन इससे कहीं ज्यादा आ जाए तो क्या ऐसा होता है अक्सर? होता है, और लगभग हर साल होता है। पिछले कई सालों से तो यही ट्रेंड है। USCIS को जितने वीज़ा स्लॉट अवेलेबल होते हैं उससे कई गुना ज़्यादा एप्लीकेशंस मिलती हैं। रजिस्ट्रेशन पीरियड के पहले कुछ दिनों में ही कोटा पार हो जाता है। तो फिर चुनाव कैसे होता है? अगर क्वालिफाइड लोग जरूरत से ज्यादा हैं तो वीजा मिलता किसे है? ये तो बड़ी अजीब सिचुएशन होगी। यहीं पर लॉटरी सिस्टम काम आता है।
जब एप्लीकेशंस की संख्या अवेलेबल वीज़ा से ज़्यादा हो जाती है, जो कि अब लगभग नियम सा बन गया है, तो USCIS एक रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस इस्तेमाल करती है। मतलब एक कंप्यूटर से लॉटरी निकाली जाती है। पहले 20,000 एडवांस डिग्री वालों के कोटे के लिए लॉटरी होती है। उसमें से जो नहीं चुने जाते, उन्हें फिर 65,000 वाले जनरल कोटे के पूल में डाल दिया जाता है और फिर उस बड़े पूल के लिए लॉटरी होती है। अरे बाप रे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, जॉब ऑफर, कंपनी की रेप्यूटेशन, ये सब जरूरी तो हैं, पर आखिर में आपका चुना जाना पूरी तरह से लक पर डिपेंड कर सकता है। ये तो कंपनियों के लिए अपनी हायरिंग प्लान करने में और उन टैलेंटेड लोगों के लिए जो अमेरिका में काम करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा अनिश्चितता वाली बात हो गई। निश्चित रूप से ये कंपनियों के लिए आगे की प्लानिंग मुश्किल बना देता है। वो किसी बहुत ही काबिल कैंडिडेट को चुन सकते हैं, पर अगर लॉटरी में नाम नहीं आया तो वो उसे हायर नहीं कर पाएंगे। और कैंडिडेट्स के लिए भी ये बहुत स्ट्रेसफुल होता है। महीनों की तैयारी, उम्मीदें, सब लॉटरी के रिजल्ट पर टिक जाती हैं। ये सिस्टम की एक ऐसी सच्चाई है जिस पर अक्सर बहस होती है कि क्या टैलेंट का सिलेक्शन किस्मत के आधार पर होना चाहिए। हाँ, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, मान लेते हैं किसी की किस्मत अच्छी है, लॉटरी में नाम आ गया, वीजा मिल गया, वो अमेरिका आते हैं, 6 साल काम करते हैं। अब सवाल यह है कि 6 साल की जो मैक्सिमम लिमिट है वो पूरी होने पर क्या होता है? क्या उनके पास परमानेंटली वहां रहने का कोई ऑप्शन होता है? हाँ, ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है, क्योंकि यहीं पर H1B की टेम्पररी नेचर और परमानेंट रेजिडेंसी की इच्छा के बीच का कनेक्शन सामने आता है। जैसा हमने कहा, H1B खुद में ग्रीन कार्ड नहीं देता, लेकिन ये ग्रीन कार्ड पाने का एक अहम जरिया बन सकता है। ज़्यादातर मामलों में होता यह है कि एम्प्लॉयर अपने H1B कर्मचारी के काम से खुश होकर उनके लिए एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड प्रोसेस स्पॉन्सर करने का फैसला करते हैं। तो मतलब H1B पर रहते हुए ही ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया जा सकता है? ऐसा मुमकिन है? हाँ, बिल्कुल। H1B वीज़ा को ड्यूअल इंटेंट वीज़ा माना जाता है। इसका मतलब है कि वीज़ा होल्डर कानूनी तौर पर अमेरिका में टेम्पररी काम करने यानी नॉन इमिग्रेंट इंटेंट के साथ साथ परमानेंट रेजिडेंसी पाने की इच्छा यानी इमिग्रेंट इंटेंट भी रख सकता है और उसके लिए अप्लाई कर सकता है। ये एक बड़ी सहूलियत है, क्योंकि कई दूसरे टेम्पररी वीज़ाओं में ये छूट नहीं होती। लेकिन अगर किसी का ग्रीन कार्ड प्रोसेस चल रहा है और 6 साल की H1B लिमिट खत्म होने वाली है, तब क्या होगा? क्या उन्हें वापस जाना पड़ेगा? यहाँ नियम थोड़े पेचीदा हैं, पर राहत की बात यह है कि अगर ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन प्रोसेस, खास तौर पे पर्म लेबर सर्टिफिकेशन या I-140 इमिग्रेंट पिटिशन 6 साल की लिमिट खत्म होने से कम 365 दिन पहले फाइल किया जा चुका है और पेंडिंग है, या अगर I-140 अप्रूव हो चुका है लेकिन वीज़ा नंबर अवेलेबल नहीं है बैकलॉग की वजह से, तो H1B स्टेटस को 6 साल से आगे भी 1-1 साल या 3-3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, जब तक ग्रीन कार्ड पर फाइनल फैसला नहीं आ जाता। अच्छा, तो मतलब कुछ रास्ते हैं 6 साल से आगे रुकने के, अगर ग्रीन कार्ड प्रोसेस सही टाइम पे शुरू हो गया हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, या मान लीजिए ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन किसी वजह से रिजेक्ट हो जाती है, तो 6 साल बाद क्या? उस हालत में व्यक्ति को या तो अमेरिका छोड़ना होगा या फिर उन्हें अपनी लीगल स्थिति बनाए रखने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा, जैसे किसी दूसरे वीज़ा टाइप में बदलना अगर वो उसके लिए एलिजिबल हो तो, जैसे शायद स्टूडेंट वीज़ा पर वापस जाना या इन्वेस्टमेंट वीज़ा वगैरह। तो संक्षेप में कहें, H1B ग्रीन कार्ड का एक संभावित रास्ता तो खोलता है, पर यह कोई गारंटी वाला टिकट नहीं है। इसमें कई स्टेप्स हैं, अनिश्चितताएं हैं और खासकर कुछ देशों के नागरिकों के लिए तो बहुत लंबा वेटिंग पीरियड मतलब बैकलॉग भी शामिल हो सकता है। समझ गया। रास्ता है पर सीधा और पक्का नहीं। हमारे सोर्स में एक और चीज का जिक्र था कि ये वीजा उन लोगों के लिए खास तौर पर रेलेवेंट है जो अपनी OPT अवधि पूरी कर रहे हैं। ये OPT क्या चीज है? इसका H1B से क्या कनेक्शन है? ट्रेनिंग। ये F1 स्टूडेंट वीज़ा पर अमेरिका में पढ़ रहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक प्रोग्राम है। ये उन्हें अपनी डिग्री पूरी करने के बाद और कुछ केसेस में डिग्री पूरी होने से पहले भी अपनी पढ़ाई के फील्ड से जुड़ा प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस हासिल करने की इजाज़त देता है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए एक मौका है अपनी किताबी पढ़ाई को अमेरिकी वर्कप्लेस में अप्लाई करने का। बिल्कुल। आमतौर पर स्टूडेंट्स को 12 मंथ्स की OPT मिलती है,
लेकिन अगर स्टूडेंट ने स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथ में डिग्री ली है तो वो एक्स्ट्रा 24 मंथ्स के एक्सटेंशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इससे उनकी कुल ओपीटी अवधि 36 मंथ्स मतलब 3 साल तक हो सकती है। और यहाँ H1B कैसे फिट होता है? देखिए, ओपीटी की अवधि चाहे वो 12 महीने हो या 36, वो खत्म तो होती है। अगर कोई स्टूडेंट ओपीटी पर काम करते हुए किसी कंपनी में अच्छा परफॉर्म करता है और कंपनी उसे रखना चाहती है लंबे समय के लिए, तो ओपीटी खत्म होने के बाद अमेरिका में लीगली काम जारी रखने का सबसे आम तरीका यही है कि एम्प्लॉयर उस स्टूडेंट के लिए H1B वीज़ा स्पॉन्सर करे, क्योंकि ये स्टूडेंट्स पहले से अमेरिका में होते हैं, उनके पास अमेरिकी एजुकेशन होती है और अक्सर वो पहले से ही उसी कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं, तो ये उनके करियर को अमेरिका में आगे बढ़ाने का एक नेचुरल अगला स्टेप बन जाता है। इसलिए अमेरिका में पढ़े इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ओपीटी से H1B में जाना एक बहुत ही ज़रूरी और अक्सर इस्तेमाल होने वाला रास्ता है। ये उन्हें अपनी अमेरिकी पढ़ाई का फ़ायदा उठाने का मौका देता है। हाँ, ये पूरे प्रक्रिया को काफ़ी हद तक साफ करता है। तो अगर हम अब तक की बातचीत को एक तरह से समेटें, H1B एक टेम्पररी वर्क वीज़ा है। ये अमेरिकी कंपनियों को खास तरह की जॉब्स में विदेशी स्किल्ड प्रोफेशनल्स को हायर करने की इजाज़त देता है। सही। ये एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड होता है, कैंडिडेट खुद अप्लाई नहीं कर सकता। वीज़ा की संख्या पर सालाना कोटा है और डिमांड सप्लाई से कहीं ज़्यादा है, जिसकी वजह से लॉटरी सिस्टम का इस्तेमाल होता है। ये इसे बहुत कॉम्पिटिटिव और कुछ हद तक लक बेस्ड बना देता है। बिल्कुल, ये अनिश्चितता एक मुख्य पहचान बन गई है इसकी। शुरुआती पीरियड 3 साल का होता है, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ये सीधे ग्रीन कार्ड नहीं दिलाता, लेकिन डुअल इंटेंट के तहत ग्रीन कार्ड प्रोसेस शुरू करने का एक अहम रास्ता है। हालांकि इसमें कामयाबी या टाइम की कोई गारंटी नहीं होती। और हाँ, ये ओपीटी पर काम कर रहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अमेरिका में अपना करियर जारी रखने का एक ज़रूरी अगला कदम है। आपने सारे मुख्य पॉइंट्स बहुत अच्छे से समराइज कर दिए हैं। ये अमेरिकी इमिग्रेशन सिस्टम का एक जटिल लेकिन बेहद अहम हिस्सा है, जो टैलेंट, इकोनॉमी, ग्लोबल मोबिलिटी और नियमों के बीच का जो तनाव है, उसको दिखाता है। यहाँ पर एक गहरा सवाल उठता है, जिस पर शायद हमारे सुनने वाले भी सोचना चाहें। जब हम ये देखते हैं कि हर साल क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स की इतनी भारी संख्या अवेलेबल वीज़ा कोटे से बहुत ज़्यादा होती है और सिलेक्शन लॉटरी जैसी चीज़ पर निर्भर करता है, तो इस डिमांड और सप्लाई के भारी असंतुलन का अमेरिकी इनोवेशन पर क्या लॉन्ग टर्म असर पड़ सकता है। वो इनोवेशन जिसे लगातार नए कुशल दिमागों की ज़रूरत है, और उन हज़ारों टैलेंटेड लोगों का क्या होता है जो शायद सिर्फ लॉटरी में नाम ना आने की वजह से मौके से चूक जाते हैं। जब ज़रूरत लगातार तय सीमा से ज़्यादा हो, तो क्या ये मौजूदा सिस्टम भविष्य के लिए सस्टेनेबल है? ये एक सोचने वाली बात है। इस डिटेल और जानकारी भरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इससे हमारे सुनने वालों को H1B वीज़ा के काम करने के तरीके और इसकी अहमियत को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली होगी।